पर सरकार इसे इम्प्लीमेंट तो कर देगी, बट लोगों में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद लोगों की वजह से नहीं बढ़ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा संभव है, इसलिए सरकार ने 75 सालों से इसे नहीं लगाया। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगे कि यह मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनका हनन है। जैसे कि हम जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की सपोर्ट करती है, क्या ये उसी विचारधारा से इंस्पायर्ड तो नहीं? इसमें आपका क्या अपना विचार है? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो जुड़ा हूं, ना ही किसी की सपोर्ट करता हूं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने रिसेंटली काफ़ी ऐसे कानून या बिल लेकर आई है जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, जिनका मैं बिल्कुल ही अपोज करता हूँ, विरोध करता हूँ। तो ये मुस्लिम भाईचारे को कैसे टारगेट कर रहा है? किसी भी तरीके से टारगेट नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सभी को बराबर अधिकार देता है। कोई भी मुस्लिम भाई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी के अलावा और 3 शादियां करूं। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी डेथ के बाद मेरी पत्नी को प्रॉपर राइट्स ना मिले। जब समा बदलता है तो कुछ कानून ऐसे होते हैं, जब बदलते हैं तो दुख होता है समुदाय को। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू कोड बिल के समय भी विरोध काफ़ी हुआ। ABVP ने भी किया, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी किया, मतलब RSS ने भी विरोध किया, जो कि बीजेपी की ही सपोर्टिंग पार्टी है। अगर हम बात करें मुस्लिम की, तो जो उनके स्कॉलर हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की डिमांड के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें किसी धर्म को आप मान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करनी है धर्म के हिसाब से तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। 1 2 3 4 नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या जानते हो? जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली सरकार ने इसे दोबारा इंप्लीमेंट करने की बात कही है। तब से ये लगातार चर्चाओं में है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स आ चुके हैं, लेकिन इसे अभी भी आसानी तरीके से लोगों के बीच पेश नहीं किया गया है। इसके बहुत से फायदे, नुकसान अभी तक लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन सरकार इसे इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है। आज हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप इसको अच्छे से यूसीसी को समझ सकोगे। हमारे पॉडकास्ट का मतलब इसको समझाना ही नहीं है, बल्कि आसान तरीके से आप तक पहुंचाना है। इसकी हर इंफॉर्मेशन आप तक देना, ताकि आप अगले लोगों को भी आप समझा पाओ। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है दीपक कुमार, जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है, बहुत सारी रिसर्च की है, काफी लंबे समय से इसको पढ़ते आ रहे हैं। चलो ज्यादा समय ना लेते हुए हम उन्हीं से पूछते हैं इसके बारे में। हेलो दीपक। हेलो, वेलकम टू माय शो लेट्स टॉक विद अनमोल। सबसे पहले मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये पूछूंगा कि यूसीसी क्या है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, सिविल का मतलब होता है नागरिक, और कोड का मतलब होता है बिल, कानून जिसको हम कहते हैं। मतलब हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून, इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये है। पर ये यूसीसी से होगा क्या? यूसीसी से बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि सारी महिलाओं को उनके मर्दों के हिसाब से, व्यक्तियों के हिसाब से पूरे उनको अधिकार मिलेंगे। इससे उन्हें मैरिज के, तलाक के, बच्चों के और प्रॉपर्टी के लेन देन या प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफ़र है उसके साथ साथ ही उसके बहुत से बेनिफिट होंगे। क्या अभी ये अधिकार हमारे पास नहीं थे, या किसी धर्म के पास ये अधिकार नहीं थे? जी बिल्कुल, धर्म के पास अधिकार तो है, अभी भी है। ये दरअसल तभी हो गए थे जब हिंदू कोड बिल बना था। हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जिसने हिंदू के जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करके संविधान के अनुरूप उनको ढाल दिया। अब जो हिंदू कोड बिल है, उससे पहले हमारे हिंदू समाज में जो औरतों के पति होते थे उनको एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त होती थी, और उनको तलाक, लेडीज अगर तलाक देना चाहे, अगर औरत कोई तलाक देना चाहे अपने पति को, तो वो दे नहीं सकती थी। अगर कोई पति अपनी औरत को तलाक देना चाहता है तो वो आसानी से तलाक दे सकता था। और उसके साथ ही अगर कोई किसी औरत का अगर पति की डेथ हो जाती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके सारे राइट्स उसकी फैमिली के पास जाते हैं, जो कि अब उसकी वाइफ के पास भी जाते हैं, आधे की फैमिली के पास जाते हैं, जो कि अब उसकी वाइफ के पास भी जाते हैं आधे, अगर उसकी फैमिली है।
और अगर हम बच्चों के राइट्स के बारे में बात करें तो पहले जो सबसे बड़ा बेटा होता था फैमिली का, उसके पास ही सारी प्रॉपर्टी जाती थी, उसके नाम ही सारी प्रॉपर्टी होती थी। लेकिन अब ये सभी बच्चों के नाम होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कोड है, कानून है। और इसी के तहत वो सभी समुदाय को साथ लेकर चलने की बात करें। कुछ धर्म अभी भी ऐसे हैं जिनमें ये बिल या कानून लागू नहीं होते। इन सभी को एक समान करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। मीन्स आपका कहना है कि इसमें सभी धर्म के जो कानून हैं, जैसे अलग अलग समुदायों के, अलग अलग समाज के अलग अलग कानून बने हुए हैं, वो कानून को एक करना है जी बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे पहले क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? आज के टाइम में ही इसे क्यों लाना चाह रही है ये गवर्नमेंट? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी इसकी हिस्ट्री है। जब आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ व्यापार भी करते थे और राज भी करते थे। और व्यापार करने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट लॉज बनाए उनके, और क्रिमिनल लॉज, अगर कोई अपराध कर देता था क्रिमिनल लॉज के हिसाब से पूरे भारत के लोगों को एक जैसी ही जो है सजा या दंड दिया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें उनके जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज में शादी विवाह की बात करें, तलाक की बात करें, बच्चों से रिलेटेड बात करें, पति पत्नी के बीच के रिश्ते की बात करें, उनके समाज की बात करें, तो वो उन्होंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हम जो अपनी इंडियन कम्युनिटी है, अगर हम उनके जो पर्सनल लॉज को छेड़ेंगे, उनके धार्मिक मामलों में हम अपनी जो है इंटरफेयर करेंगे, तो ये हमारा विरोध करेंगे। इसलिए उन्होंने 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, जो कि मुस्लिम जो धर्म है उसके शरीयत के हिसाब से ही वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही अपने तलाक लेते थे और अभी तक भी अपनी शादी कर सकते हैं। तो मुसलमानों का बड़ा तबका ये मानता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बेसिकली इनके जो धार्मिक जो रीति रिवाज है इसमें इंटरफेयर करने के लिए लाया गया है। पर लोगों में इंप्लीमेंट करने से पहले सरकार ने इनके अवेयरनेस करने का क्यों नहीं सोचा? दरअसल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि अवेयरनेस की बात ऐसे नहीं है कि अकेले अकेले को जाके बताएं। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका मतलब यहाँ पर किसी धर्म की नहीं चलेगी, मतलब धर्म के अनुसार कानून नहीं होगा। पर लोगों में इसके अवेयरनेस होना तो सबसे पहले जरूरी है ना। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज किस लिए, इसके फायदे क्या है, हमारे इसके नुकसान क्या है, और सरकार इसे लगातार इम्प्लीमेंट करने के लिए लगी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। बहुत पुराने टाइम से, जब से देश आज़ाद हुआ है, इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। और आर्टिकल जो 44 है उसका पार्ट जो चौथा हिस्सा है, उसमें ये स्टेट की जिम्मेदारी बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। धर्मों जो समुदाय हैं, हमारे धार्मिक समुदाय हैं अलग अलग, उनको समझाना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये सब इनकी ही जिम्मेदारी है। और अब सरकार को बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि लोगों के साथ चर्चा भी जरूरी है। जैसे मुस्लिमों को इसका जो अच्छा नहीं लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो उनको समझाना चाहिए कि ये आपके लिए कैसे अच्छा है। पर ये फायदा तो इसमें ज्यादा मुस्लिम समुदाय का ही लग रहा है, तो वही धर्म उसके खिलाफ क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को स्पेसिफिकली फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। किसी को नुकसान नहीं होगा। फायदा सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है, जो एक व्यक्ति है जिसके साथ कोई गलत बात हो रही है, सिर्फ उसी को इसका फायदा होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पहले 3 तलाक चलता था, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने ख़त्म किया है। बिल्कुल, इसका भी विरोध बहुत हुआ था, जो कि मुसलमान हमारा भाईचारा है, वो कह रहा था कि 3 तलाक जो है वो जो मुस्लिम समुदाय है उनके धर्म के अनुसार ये 3 तलाक जो है इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक के अनुसार 3 तलाक कहकर वो उसे तलाक दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी। मतलब एक केस हुआ था शाह बानो का, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि एक एज में जाकर, एक जो नॉर्मल एज है तलाक देने की 40-45 साल के बाद की जो एज है, उससे बाद उन्होंने कहा कि उसके पति ने उसे तलाक देने की बात कही। अहमद खान था उनका नाम, और जो लेडीज़ थी, जो वाइफ थी उनकी, उनका नाम था शाह बानो। वो केस है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पति ने अब इस एज में जाकर मुझे तलाक दे दिया, ठीक है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि मुझे गुजारा भत्ता तो दो, अब मैं क्या काम करूं इतनी एज में आके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ में हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपके शरीयत के हिसाब से बिल्कुल सबके अलग अलग लॉ बने हुए हैं। लेकिन शाह बानो ने ये क्लेम किया कि जो
मेरी इंडिविजुअल आज़ादी है उसके हिसाब से मेरे जो अधिकार है उनकी रक्षा करना संविधान के अनुसार बहुत ही मैंडेटरी है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि शरीयत में उन्होंने स्टडी की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी स्टडी की सुप्रीम कोर्ट ने, और देखा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो उसको गुजारा भत्ता, तलाक के बाद जो उसका गुजारा कैसे होना है, अपने जो पति के बाद गुजारा कैसे होना है, उसको जो भत्ता मिलना है, जो पैसे मिलते हैं जो फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहकर दिलवाया और उसमें चेंज करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी आदेश दिया कि यह एक मामला तो सिर्फ वो है जो हाईलाइट हो गया। ऐसे कितने ही मामले हैं हमारे देश में जो कि हाईलाइट नहीं होते पर दबे होते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है जिसमें महिलाओं को बराबर अधिकार दिए जाए। तो इसके कुछ ओपोजिशन भी हैं या कोई लोग या कोई धर्म उठकर आए हैं इसके ओपोजिशन? ऑपोजिशन दरअसल जब भी कोई कानून बनता है, हर एक कानून का कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई समुदाय, कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई स्टेट हमेशा इसकी जो है विरोध करती ही करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक बहुत ही विविध देश है, मतलब ठीक है, डाइवर्सिटीज वाला देश है। बिल्कुल। जहाँ पर अलग अलग मत हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, जो किसी को लग सकता है कि ये हमारे परंपरा के हिसाब से नहीं है और हमारी जो व्यक्तिगत आज़ादी है उस पर प्रहार है। क्योंकि भारत का जो आर्टिकल 25 है उसमें यह भी लिखा है कि हर एक बंदा अपने आज़ादी अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी तरीके से शादी कर सकता है और अपने धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार तलाक और शादी ले सकता है। लेकिन कहीं पर जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पर लोगों में इसके फायदे क्या हैं? तो या लोग इसे नुकसान की वजह से कई धर्म इसे देख रहे हैं, तो वो क्यों? अगर इसके हर जगह फायदे ही हैं तो इसको नुकसान के तरीके से क्यों देखा जा रहा है? इस नुकसान, हर एक धर्म की अपनी मेंटेलिटी होती है, हर एक धर्म का अपना रूढ़िवादी सोच होती है। रूढ़िवादी का मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, रूढ़िवादी का मतलब जो वो अपने धर्म पर होते हैं, नहीं हमारा धर्म है तो है। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि भारत अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है और उस अपने धार्मिक रीति रिवाजों के लिए लड़ने का अधिकार भी भारत देता है। इसलिए इसको ये कहना कि विरोध नाजायज है या विरोध बिना बात का हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। उनका विरोध भी जायज है, लेकिन उनको ये समझाना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है, आपको कितना बेनिफिट देगा, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। इसलिए इतने सालों से 75 साल हो गए अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे विरोध सरकार समझाने में असक्षम रहती है हमेशा ही, कोई भी समुदाय हो उसे। पर सरकार इसे इम्प्लीमेंट तो कर देगी, बट लोगों में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद लोगों की वजह से नहीं बढ़ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा संभव है, इसलिए सरकार ने 75 सालों से इसे नहीं लगाया। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगे कि यह मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनका हनन है, ठीक है, मुसलमानों को जानबूझकर यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर समझा नहीं पा रहे, इसलिए इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टेट की जिम्मेदारी है और इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन इसको प्रॉपर वे एक बैठक करके हर एक समुदाय के साथ प्रॉपर बातचीत करके डिस्कशन करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसका क्या फायदा है और उनके जो बिल्कुल लोगों को इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होगी तो लोग इसे प्रॉपर तरह से हर रूल रेगुलेशन में जा सकेंगे। जी बिल्कुल। तो इसके रिगार्डिंग जब मैंने बताया कि आप हमारे चैनल पर आ रहे हो कि आपको यूसीसी के बारे में आपने काफी समय से रिसर्च करते आ रहे हो, तो ये रिसर्च आपने शुरू से कब से स्टार्ट की थी और कब से इसके बारे में स्टडी करते आ रहे हो? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं है कि अभी इसकी मतलब बात हो रही है, ये बात समय समय पर उठती रहती है। आज से 15 साल पहले भी उठी थी, 3 साल पहले भी उठी थी, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब 2024 में इलेक्शन है। जो सीधा बात है, कोई भी सरकार अगर कोई ऐसा कानून पास कर देती है जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया सरकार ने सक्सेसफुली, तो जो मेजर ऑफ द पॉपुलेशन है उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार स्ट्रॉन्ग है। जो मसलों को हल करने में इतना 75 साल का समय लगा, अगर इस सरकार ने अपने 9 साल के समय में कर दिया तो लोगों को ये संदेश जाता है कि ये सरकार स्ट्रॉन्ग है और लोगों को साथ लेकर चलने में सक्षम है। सबको इन्होंने प्यार से समझाया, प्रॉपर डिस्कशन की, जिससे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो बीजेपी को इसका बहुत फायदा होगा। ये पॉलिटिकली भी इसका इंस्पिरेशन है।
बिल्कुल, आपको लगता नहीं है कि ये सरकार फायदे के लिए अपने कर रही है? क्योंकि आज से पहले भी इसकी काफी, आज जैसे आप कह रहे हो कि डिस्कशन चलिए, इंप्लीमेंट होने की बात लगातार होती रही है, बट एक स्टेज पर आके इसी टाइम पर इसे क्यों इंप्लीमेंट करने की बात अब ज्यादा चर्चाओं में आ चुकी है? 2024 में इलेक्शन है, आपको सभी को पता है कि भारत बीजेपी प्रो हिंदू पार्टी है। प्रो हिंदू का मतलब कट्टर नहीं कह सकते, प्रो हिंदू का मतलब वो हिंदुत्व की बात करती है, खुले रूप से करती है, बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है। मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया लॉज लाए, बहुत ही बढ़िया उन्होंने जो है अपने जो कोरोना के वक्त भी उन्होंने बहुत हेल्प की। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हो ही नहीं सकती कि वो किसी भी कम्युनिटी को पीछे छोड़े। पर बीजेपी जो है वो पूरी तरह एक्सपोज कह सकते हो आप, या कह सकते हो पूरी तरह हाईलाइट है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं मुसलमान समुदाय के या वो समुदाय जहाँ पर ये चीज़ें अभी भी हैं, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हो रहा है, वो ट्राइब्स, वो कबीले, उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदूवादी सोच को लेकर है कि इन्होंने अपना तो हिंदू कोड बिल किसी ना किसी तरह इनका पास हो गया पूरे विरोध के बावजूद भी, और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए इनको लगता है कि ये सिर्फ 80% वोट लेने के लिए ही हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमें सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। और ऑपोजिशन भी इसका फायदा ले रही है। कुछ ऑपोजिशन जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, पर ऑपोजिशन इसका समर्थन क्यों कर रही है? ऑपोजिशन समर्थन भी कर रही है, प्रॉपर समर्थन नहीं आया, ओके, समर्थन भी कर रही है और इसके खिलाफ भी है। ऑपोजिशन बहुत ही पॉलिटिक्स जो है बहुत अलग तरीके से खेली जाती है। जब तो सरकार में होती है तब तो पॉलिटिक्स अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बीजेपी अभी पहले साफ साफ पता है कि आरएसएस के एजेंडे पे चलती थी, जब से आई है उसको सभी के अधिकारों की रक्षा करनी है, बिल्कुल। और अगर हम बात करें अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हम फिर दोबारा भी यहीं पे आ जाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की अभी आपके सवाल से पहले कि सभी पार्टियां उसके विरुद्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इसके साथ हैं, पर कम से कम डिस्कशन तो करो। ऐसी नहीं है कि आपने अपने अनुसार ही बिल लागू कर दिया। हम भी ऑपोजिशन में हैं, हमारे पास लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना समर्थन रखने में या अपना विचार रखने में उस चीज के बारे में। उनका ये कहना है ऑपोजिशन का कि हमारे साथ भी करो, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। उसके साथ साथ ही जो मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम समुदाय के बहुत ही बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उनको भी पूछो, उनको बताओ कि हम ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि उनको भी सेटिस्फेक्शन हो और ये चीज लागू भी हो जाए। कहीं ना कहीं आपको ये तानाशाही नहीं लग रही? तानाशाही ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे संविधान का एक सपना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का। ये बीजेपी कर रही है, इसलिए आपको तानाशाही लग सकती है, क्योंकि वो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्योंकि ये बीजेपी कर रही है इसलिए आपको लग रहा है कि मुसलमान की बात है, उधर हिंदू की बात है, और बीजेपी यूसीसी को लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण आपको लग सकता है कि ये तानाशाही है, किसी से डिस्कशन नहीं की। जबकि सरकार ने रिसेंटली अभी डिस्कशन मांगी है कि अगर आप किसी भी तरह के डिस्कशन या करना चाहते हो तो आप हमें लेटर लिख के बता सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो। कहीं ना कहीं से एक धर्म के लिए फायदा नहीं लग रहा है, बाकी धर्म के लिए इसके कुछ फायदे होंगे जो आप इस चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स को बता पाओगे? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है। बट फायदा तो इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज को लग रहा है, जैसे कि उनके कई लोग खत्म होके हमारे एक लू में आ जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिंदू समाज में सबसे पहले सती प्रथा थी, ठीक है, जिसको जब अंग्रेजों ने आकर देखा कि यार ये तो सती प्रथा बहुत ही गलत है, कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उसको भी जिंदा साथ ही जला दिया जाता है। ओके। और उन्होंने कहीं ना कहीं इसको जाके ख़त्म किया सती प्रथा को, और धीरे धीरे हिंदू कोड बिल लाया गया। जो हिंदू लेडीज़ हैं, औरतें हैं, बहू बेटियां हैं, उनको काम करने की इजाज़त मिली। अगर उनके पति को कोई दिक्कत है, फॉर एग्जांपल उनका पति उनकी मारपीट करता है, तो वो अपने हिसाब से भी तलाक के लिए अपील कर सकती हैं, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं था। तो ये अभी ये मुस्लिम समाज के लिए भी हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, कई ऐसे कबीले हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, बट उनकी संख्या इतनी नहीं है। मुस्लिम समाज पे बात इसलिए आ जाती है क्योंकि मुस्लिम समाज 20% है। ओके। इसलिए एक बड़े समुदाय जब बात करता है तो वही हाईलाइट होता है। इसलिए ये कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए स्पेसिफिकली लाया गया है, ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति की 4 शादियां हों, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, या कि आपको पता कि अभी भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो, उसमें मुस्लिम लेडी कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती। ओके। ये सिर्फ हिंदू ही कर सकती है, या जैन कर सकती है, सिख कर सकती है। तो इस लॉ में क्या ये कानून सबके लिए एक समान हो जाएगा? सभी के लिए। अगर कोई तलाक लेता है, जो पीड़ित है, उसे उसके अधिकार मतलब उसके फायदे मिलेंगे। अब यूसीसी को लागू करने का सही समय है या अभी भी इसके लिए कुछ टाइम लेना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को? मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का समय तो उसी वक्त था जब देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारे देश के संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने के, जो सेकुलर देश होने की जो एक प्रिंसिपल जो उसका है मेन, उसको असली सेकुलर बनाने में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम बात करें कि अभी सही समय है या नहीं, तो ये अगर हम बात करें, पहले जो लोग होते थे वो रूढ़िवादी होते थे। रूढ़िवादी कहने का मतलब नेगेटिव नहीं, जैसे मैं पहले आपको बता चुका, रूढ़िवाद का मतलब नेगेटिव नहीं। रूढ़िवाद का मतलब जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही वफादार हैं, या कह सकते हैं वे वो चेंज नहीं होना देने चाहते, कट्टर थे अपने धर्म के प्रति। हाँ, जिनको कट्टरपंथी भी आप कह सकते हो, कि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह का हमारे धार्मिक मामलों में कोई भी इंटरफेयर करे। लेकिन अब समय के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। अब लोग पढ़ लिख चुके हैं, कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहेगी, या कोई भी ऐसी महिला नहीं चाहेगी अपनी लाइफ में उसके 4 पति हों। ठीक है, अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा मुस्लिम जोड़ी के, तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, तो वो उसकी पत्नी उसे तलाक दे सकती है। तो ऐसे कुछ ज़मीन जायदाद के भी इसके साथ जो फ़ायदे उनको मिलेंगे, जो कि बहुत ही एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बहुत ही, मेरे कहने के हिसाब से ये लेट हो चुका है, और अभी इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अभी कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। जब हमने लोगों के बीच रखा कि हम यूसीसी पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट जो कि काफी समय से इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो लोगों ने अपने कुछ विचार रखे हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। ये सरकार इंप्लीमेंट बिना अवेयरनेस के कर रही है। लोगों के मन में कई क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस लोगों ने मुझे कहा कि आपके थ्रू वो उन तक पहुंचाए जाएं। वो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो कि आप इसका जवाब देके हमारे व्यूअर्स का सभी का आंसर का जवाब देके उसे और आसानी से उनको इस लॉ के बारे में बताओगे। ओके, ठीक है जी। सबसे पहला सवाल, इसमें मुस्लिम भाईचारे को लेकर काफी रोष दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं क्या ये सिर्फ मुस्लिम भाईचारे को टारगेट करता है? नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत के सेकुलर होने के लिए रीढ़ की हड्डी है एक तरह की। ओके। अगर हम बात करेंगे ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले समा था अलग, अब समय की डिमांड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बहुत से डेवलप कंट्रीज हैं, इवन कि हमारे ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गोवा में पुर्तगाल का सिविल कोड लागू है, जहाँ पर अगर मुस्लिम कोई भी व्यक्ति कोई दूसरी शादी करता है तो उसको एज दंड मिलता है कानून के हिसाब से। तो ये मुस्लिम भाईचारे को कैसे टारगेट कर रहा है? किसी भी तरीके से टारगेट नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सभी को बराबर अधिकार देता है। कोई भी मुस्लिम भाई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी के अलावा और 3 शादियां करूं। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी डेथ के बाद मेरी पत्नी को प्रॉपर राइट्स ना मिले, कि मेरी जो पत्नी है वो दर दर उसको भटकना फिरे। और हर कोई चाहेगा कि मेरी पत्नी को भी प्रॉपर राइट्स हों। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी पत्नी सही है, तो वो मेरे खिलाफ कुछ अपील कर सके। अगर मैं गलत हूँ या मेरी पत्नी गलत है, तो हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कानूनी रूप से अपील कर सकें। इससे कानून में एकजुटता आएगी। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो फॉर एग्जांपल अभी तलाक चल रहा है किसी का, ठीक है, हिंदू कपल है, अगर इसी हिंदू महिला की एलिगेशन है कि मेरे जो हस्बैंड है उसकी 1 से ज़्यादा शादी है, तो उसको कानून के हिसाब से जो भी प्रोविज़न है उसके हिसाब से उसको दंड मिल जाएगा। और अगर यही एलिगेशन मुस्लिम महिला लगाती है कि मेरे पति के 1 से ज़्यादा शादी है, तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो ये ठीक है, पर कानून के हिसाब से अगर वो अपील करती है, उसका अधिकार है कि वो अपने पति के लिए अपील कर सकती है, क्योंकि उसका कानूनी रूप से अपने पति पर पूरा हक है। लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं
तो कोर्ट के द्वारा यह सुनने को मिलता है कि ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। जिसका जब कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी होती है तो पहले वो मुस्लिम लॉ जो है उसको स्टडी करते हैं हमारे जज, जो ज्यूरी है वो मुस्लिम लॉज को स्टडी करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। और फिर भी कहीं ना कहीं ये महिलाओं के खिलाफ तो है ही, अगर हम बात करें स्पष्ट रूप से। इसके इम्प्लीमेंट होने से ये फ़ायदा होगा कि जो तलाक के, जो मैरिज के, जो इनहेरिटेंस के, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के केस जो हमारे कोर्ट में लगे हुए हैं, उनको एक प्रोविज़न मिल जाएगी, एक ही रूप से, एक ही कानूनी तामा जामा मिल जाएगा, जिसमें एक ही तरीके से उनको सारों को सॉल्व करा जाएगा, जिसमें स्पीड बढ़ जाएगी, हमारे जो बोझ है हमारे कोर्ट पे वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, इससे जैसे कि आपने कहा, इसका एक धर्म पर अकेला टारगेट करके इसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको भी ये आसानी से समझ आ गया होगा। जी अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हम जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की सपोर्ट करती है, क्या ये उसी विचारधारा से इंस्पायर्ड तो नहीं? इसमें आपका क्या अपना विचार है? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो जुड़ा हूँ, ना ही किसी की सपोर्ट करता हूँ। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने रिसेंटली काफ़ी ऐसे कानून या बिल लेकर आई है जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, जिनका मैं बिल्कुल ही जिनका मैं बिल्कुल ही अपोज करता हूँ, विरोध करता हूँ। अगर बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की आ जाती है तो मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का, भारत के संविधान का एक सपना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिसमें समाज के पिछड़े वर्ग में महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और भी कई कबीले आते हैं, जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत पूरे कानूनी रूप से उनको जो है एड्रेस करके उनको प्रॉपर अधिकार मिल पाएंगे। बिल्कुल। इसमें अगला क्वेश्चन जो है, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम जानते हैं कि संविधान के निर्माता माने जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन इनका यूसीसी में क्या योगदान है, या लोग उनका नाम लेकर इनको क्यों जोड़ रहे हैं उसके साथ? मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि हिंदू कोड बिल भी बना था, जैसे हिंदू में भी कई कुरीतियाँ थी, हिंदू समाज में भी कई कुरीतियाँ थी जो समय के हिसाब से तभी बदल दी गई। लेकिन उस वक्त जो मुस्लिम पर्सनल लॉ थे वो अभी ताज़ा बने थे, 1937 में बने थे, तो उनको दोबारा छेड़ना, उनको लगा कि पहले एक कम्युनिटी को हम सेटिस्फाई करें, डिस्कशन करके हम समझाएं, जिसका भी विरोध हुआ। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है, जिसमें बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, ईसाई तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आते हैं, सिख भाईचारा आता है, वो सब हिंदू कोड में आते हैं। अब जो हिंदू कोड बिल लागू हुआ उसके हिसाब से तो ये वो कानून के हिसाब से उसमें ढांचे में आ ही गए, बचा कौन सा समुदाय? मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब इसलिए उनको लगता है कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो हम बात करें धर्म के अनुसार तो कानून अभी मुस्लिम भाईचारे के पास ही है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आ ही जाती है कि ये मुसलमान भाईचारे को दबाने की बात है या उनके अधिकारों को छीनने की बात है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका अपना पर्सनली यूसीसी को लेकर क्या विचार है? अगर आप इसे मानते हो कि इंप्लीमेंट करना चाहिए, और क्यों? मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आज ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक औरत को अधिकार है, अपने पति पर पूरा अधिकार होता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है या पति किसी भी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी के राइट्स उसके पास होने चाहिए, उसके बच्चों के पास होने चाहिए। अगर किसी की बेबी नहीं होता, फॉर एग्जांपल किसी के बच्चा नहीं होता, तो वो अडॉप्ट कर सके। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई औरत तलाक लेना चाहती है, जरूरी नहीं कि औरत की ही गलती हो तो ही तलाक मिलेगा, कि मर्द चाहे तो ही तलाक मिलेगा, औरत चाहे तो भी तलाक मिलना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सभी चीजें के अधिकार औरत को भी दिलाएंगे, बच्चों को भी दिलाएंगे। आपको लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द कर देना चाहिए? बिल्कुल, अगर अब इम्प्लीमेंट होने की बात उठी है तो ये इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। तो आपको लगता नहीं है इससे पहले लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस करनी चाहिए इसके बारे में? एक्चुअली लोग पूरे अवेयर हैं, आज के दिन पूरे एजुकेट हैं, हमारा मुस्लिम समुदाय भी पूरा एजुकेट है। मुस्लिम गर्ल्स बहुत ही हाई रैंक पर बैठी हैं, और जो उनके अधिकारी हैं जो मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है, जो IAS IPS बने हैं, जज भी बने बैठे हैं, उनको अच्छी तरह से समझ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे हक में ही है।
इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेशक हाँ कुछ ऐसे होते हैं जब समय बदलता है तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जब बदलते हैं तो दुख होता है समुदाय को। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू कोड बिल के समय भी विरोध काफी हुआ, एबीवीपी ने भी किया, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी किया, मतलब आरएसएस ने भी विरोध किया, जो कि बीजेपी की ही सपोर्टिंग पार्टी है। अगर हम बात करें मुस्लिम की, तो जो उनके स्कॉलर हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की डिमांड के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें किसी धर्म को आप मान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करनी है धर्म के हिसाब से तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। मतलब आपका मानना है कि इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, हर धर्म में इसके फायदे आपको दिखाई दे। जी बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है और उन्हें अच्छे प्रॉपर तरीके से समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले मुझे भी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। जिस तरीके से मैंने भी कई वीडियोस देखी, कई लोगों या सरकार ने जब इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही जी, तो मुझे भी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये क्यों लागू करना चाह रहे हैं या इसके फायदे या नुकसान क्या होंगे। जिस तरीके से आपने मुझे समझाया या हमारे लोगों को समझाया, बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकी देशों में भी है या सिर्फ हमारे देश में ही गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है? जी बिल्कुल, बाकी देशों में भी है, कई मुस्लिम देशों में भी है। अगर मैं बात करूं डेवलप कंट्रीज की, जैसे अमेरिका में मुस्लिम है और वहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ, वहां पे ये लॉ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ऑलरेडी चल रहा है। ओके, हाँ, कनाडा में भी है, रशिया में भी है। वहां पर किसी भी तरह का कोई मुस्लिम समुदाय विरोध नहीं करता, क्योंकि हमारा मुस्लिम समुदाय बहुत ही समझदार है और इसके अलावा उनको भी पता है कि समय के हिसाब से ये बहुत जरूरी है। और इवन कि हमारे भारत के गोवा राज्य में ही पुर्तगाल का, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, पुर्तगाल सिविल कोड भी लगा हुआ है, जहाँ पर मुस्लिम बिल्कुल हिंदू भाई की तरह रहते हैं या बाकी कम्युनिटीज़ की तरह रहते हैं। उनको कोई शादी करने की कोई दिक्कत नहीं आती, अपने हिसाब से तलाक ले सकते हैं और उनके प्रॉपर्टी राइट्स उन दोनों के पास हैं। तो ये कहना कि ये बिल्कुल नई चीज़ है, पता नहीं दुनिया में अलग ही चीज़ आ गई, तो बिल्कुल नहीं है। बाकी देशों में भी हमारे मुस्लिम भाईचारे रहते हैं जिनको इस चीज़ से बिल्कुल दिक्कत नहीं है और भारत में भी ये हो जाएगा और उम्मीद है हमारे मुस्लिम समुदाय भी इसे समझते हैं। और ये केवल मुस्लिम समुदाय नहीं है, और भी कई ऐसे समुदाय हैं जिनको लगता है कि हमारे साथ डिस्कशन नहीं हुई। हिंदुओं में भी अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह चल रहे हैं। ओके जी, और औरतों को अभी भी पढ़ने का राइट नहीं है। कई दलित भी ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्टेस है, वहाँ भी ऐसे कई मतलब ट्राइब्स हैं, कबीले हैं जहाँ पर अभी भी लड़कियों को पढ़ने की मनाही है। तो ये हमारे देश में ज्यादातर कौन सी स्टेट में ऐसी जगह है जहाँ पे आप कह रहे हो कि पढ़ने की मनाही नहीं है या लोगों के ऊपर अभी भी प्रतिबंध से लगे हुए हैं? ये ऐसे नहीं पूरी स्टेट में है, कुछ कुछ जैसे गांव होते हैं, मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब जिसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बस उनके राइट्स का जो है मतलब ब्रीच ना हो, उनके राइट्स वो भी जरूरी है। चाहे 300 या 200 बंदा ही हो कहीं जगह पर उनके जो राइट्स हैं, उनके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, उसकी रक्षा करना हमारे संविधान का जो है फर्ज है। तो ये बहुत खुशी की बात है, अभी पूरे देश में हो जाएगा। हमारा मुस्लिम समुदाय इसे बहुत खुशी से एक्सेप्ट करेगा क्योंकि समय की डिमांड के हिसाब से, और हमारा देश ऐसे ही तरक्की के राह पर आगे जाएगा। औरतों के बराबर अधिकार होंगे तो वो पढ़ लिख कर और तरक्की करेगी, देश की इकॉनमी बूस्ट होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि आगे वाला समय अब इंडिया का ही है, तो इंडिया की इकॉनमी बूस्ट हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल राइट समय है इसको इम्प्लीमेंट करने। बिल्कुल उम्मीद करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहीं हमारे स्टेट में आपने बताया कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया और लोगों ने इसे अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है। उम्मीद करते हैं इसके फायदे जैसे आपने बताए हमारे पूरे देश में ये लागू हो जाएं और अच्छे से इसे लोग अपना लें, बिना किसी एक दूसरे के विरोध करते हुए इसे इम्प्लीमेंट करके अपना लें। जी, तो थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए। तो जैसे कि मुझे भी इसके बारे में इतना पता नहीं था, कि मैंने भी इससे पहले कहीं वीडियोस देखी, कहीं व्लॉग्स देखे, बट जब सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ पा रहा था, जैसे लोगों को भी समझ नहीं आ पा रहा था। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इसके बारे में काफी रिसर्च की हुई थी, काफी पढ़ा हुआ था। उम्मीद करता हूँ
हमारे लोग जो हमारे पॉडकास्ट को स्पेशल देख रहे हैं उन्हें एक एक चीज़ का पता चल गया होगा कि ये क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस धर्म को इसका फायदा है, किस स्टेट में हो चुका है, कहाँ होना है और कब तक होगा। तो ये सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। इन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही स्टडी नहीं किया है, इन्होंने काफ़ी टॉपिक्स हैं जो स्टडी करके रखे हुए हैं, अभी लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि जिसे भी सरकार दोबारा इंप्लीमेंट, पूरी वर्ल्ड की सरकार हमारे ऊपर इसको लेकर आना चाह रही है, लेकिन लोगों को अभी इसके बारे में प्रॉपर क्या बिल्कुल भी नहीं पता या अवेयरनेस नहीं है, जो कि अंदर अंदर से इस लॉ के बारे में, लॉ के ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहें दीपक कुमार के साथ। नमस्कार। हैव अ नाइस डे।